इन खबरों की ओर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आईएफएस अधिकारी भर्तरी को आज प्रमुख वन संरक्षण का पदाधिकारी सौंपने को निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने पूर्व के आदेश के बावजूद प्रमुख वन संरक्षण का चार्ज नहीं देने पर राजीव भर्तरी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के सामने मामले को सुनवाई हुई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि राजीव भर्तरी को हरक सिंह ने इसी पद से हटाकर दूसरे अधीनस्थ पद पर ट्रांसफर कर दिया था। उन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल से भी बड़ी राहत मिल चुकी है। और मौसम का ताजा हाल जानने के लिए बात करेंगे संवाददाता हेमंत रावत से। हेमंत जी, मुझे ये बात बताइए, पूरा मामला विस्तार से है क्या? प्रश्न दोहराएंगे दोबारा आप? जी, ये पूरा मामला क्या है? ये जो पूरा मामला है कि आईएफएस जो है अधिकारी भर्तरी को आज प्रमुख वन संरक्षण का पदभार सौंपने का जो निर्देश दिया गया है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट में कई समय से मामला चल रहा था जिसमें प्रमुख वन संरक्षण उत्तराखंड के पद से हटाए गए थे और प्रदेश के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी जो थे इन्हें नैनीताल हाईकोर्ट में यहाँ पर याचिका डाली गई थी। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो मामले में जी और खैर हम आपको बता दें कि संरक्षण का चार्ज नहीं देने पर राजीव भर्तरी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की थी। आइए बात करते हैं सीएम धामी। सीएम धामी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट किए हैं। सीएम ने भारत सरकार की ओर से राज्य के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न परियोजना एवं पूंजीगत परियोजना के लिए विशेष सहायता योजनाओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की बात कही है और प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा है उन्होंने कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। बता दें कि यह बैठक लगभग 1 घंटे चली। इस अवसर पर सीएम ने राज्य से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टने के 3 दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है। यह मुलाकात काफी लंबी रही। साथ ही राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी का भी दौर भी शुरू हो चुका है। देहरादून लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने कहा है कि पीएम से मुलाकात बहुत शानदार रही। उन्होंने बताया है कि पीएम ने उत्तराखंड की विकास योजनाओं की पूरी जानकारी ली। रामनवमी का दिन था और मैं कैसे शंकर के अवतार से मेरी भेंट हुई। भगवान 32 साल का चित्र केदारनाथ जी की माला गंगा जली में लेकर गया था और मेरे ध्यान में भी बात नहीं थी कि इसमें चारों धामों का मिश्रण है। प्रधानमंत्री जी ने शायद स्वीकार किया और आज भी जितनी देर हमारी बातचीत हुई उत्तराखंड के विकास संबंधी उनके मन का भाव था। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान की उन्होंने चर्चा की। हमारे रोपवे जो हेमकुंड साहिब के लिए और केदारनाथ के रोपवे का उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा कि प्रगति स्थिति क्या है। भारतमाला के बारे में खासतौर पर जो सीमावर्ती जो गांव हैं उनमें कब से लोग जाना प्रारंभ करेंगे, कितने समय रहते हैं, क्या केंद्रीय मंत्री कौन कौन। मैंने बताया मनसुख जी वहाँ आए थे, हमारे अमित ठाकुर जी वहाँ पहुँचे, अनेकों केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री प्रत्येक से बॉर्डर गाँव में गए। तो एक उत्साह का भाव था और एक एक क्षण उनके मन में उत्तराखंड का विकास था, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि जो स्नेह उनका उत्तराखंड के प्रति है और यहाँ के नागरिकों का जो उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है, आगामी दिनों में उत्तराखंड राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा।
वहीं राहुल गांधी को लेकर देश भर में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में भी राहुल गांधी मामले को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि अब जनता के बीच राहुल गांधी के 2019 में दिए गए भाषण के अंश को भी सुनाया जाएगा, जिसके लिए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनी हुई है और उनके लोकसभा सदस्यता भी उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है कि आखिर अडानी की सेल कंपनियों में किसका 20,000 करोड़ लगे हैं और इस पर प्रधानमंत्री जवाब दें, इस विषय को भी जनता के बीच लाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में, उत्तराखंड में आगामी पूरे अप्रैल इस महीने में राहुल गांधी जी ने जो सवाल मोदी जी से किए, 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की शेल कंपनीज में है वो किसका है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। पूरा देश जानना चाह रहा है कब वो अपने और अडानी जी के रिश्तों के बारे में खुलासा करेंगे, इसके बारे में। दूसरा, राहुल जी ने जो कैम्ब्रिज में भाषण दिया, उस भाषण को जिस प्रकार से मिस इंटरप्रेट किया गया, जो बातें उन्होंने कही नहीं, जबरदस्ती उनके मुंह में डाली गई। इसी प्रकार से कर्नाटक में 2019 में उनके द्वारा दिए गए भाषण में, जिसमें कहीं भी उन्होंने किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने ये पूछा कि सारे चोरों के नाम के आगे मोदी ही क्यों लगा है। तो उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि सारे मोदी ही चोर होते हैं। लेकिन उस मामले में गुजरात की अदालत में, सूरत में उनके ऊपर मुकदमा किया गया। उस मुकदमे भी जिस प्रकार से हाई कोर्ट में स्टे लिया गया, फिर स्टे को वकेट कराया गया, फिर उस वकेट कराने के बाद उसको दोबारा से चला करके जिस प्रकार से उनको सजा हुई, मैक्सिमम 2 साल का जो सेंटेंस है वो उनको किया गया, जिससे उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता जिस आनंद फानन में गई, जबकि सजा करते ही स्थगित भी कर दी गई थी। उस बारे में ये सारे विषय हैं जिनको करके हम आगामी इस पूरे अप्रैल के महीने में जनता के बीच में जा रहे हैं। पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, हर दरवाजे को खटखटा करके हम मोहल्लों में चौपाल लगाएंगे, गांव में चौपाल लगाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करके लोगों को सत्यता बताएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि वो भी सवाल करें कि आज जनता का जो बुरा हाल है वो किसके कारण है, किसकी सरकार है। ये सारे विषय हैं जिन पर हम जाने वाले। और वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंघल ने बताया कि उनकी ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मार्गों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान की गई थी और अब वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है। पूर्व विधायक डॉक्टर सिंघल ने बताया कि जसपुर भूतपुरी मार्ग उत्तराखंड बॉर्डर तक पुनर्निर्माण, धर्मपुर चौराहे से रायपुर मार्ग का निर्माण, जसपुर निर्माण में मुख्य किनारे के दोनों किनारों पर टाइल्स मार्ग का पुनर्निर्माण और कार लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। सड़कों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति होने पर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी प्रकट किया है। प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं और उसमें कुछ मंजूरियां भी आई हैं। करीब 4 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी आ चुकी है, जिसमें मुख्यतः हमारा नादेही रोड, उसमें अलावा हमारे धर्मपुर चौराहे से रायपुर मार्ग और जो हमारा जसपुर नगर है उसमें सड़क ऊंची हो गई और टाइल्स नीची रह गई है, तो ये पूरी टाइल्स दोबारा लगेंगी और नाले जहाँ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जसपुर नगर में वो भी उसमें सुधार होगा। और एक रोड और जो पतरामपुर से मनोरथपुर गांव तक वो भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो ये 4 मुख्य काम 4 करोड़ 40 लाख रुपए करीब के आए हैं। तो हम सब ने बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री को दिया है और ये आशा की है कि और भी हमारे जो मार्गों में सुधार की आवश्यकता है उस पर भी सरकार ध्यान देगी। और देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जगहों पर कोविड जांच और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसी को देखते हुए 4 धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाएगा। 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि विभागीय अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती 15 अप्रैल से पहले सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए ये सारे जो हैं चीज़ें की गई हैं ताकि कोविड ना फैले। स्पेशली जब यात्राओं पर जा रहे हैं, चार धाम की यात्रा खुल रही है, कपाट खुल रहे हैं, तो बहुत से लोग, बहुत से जितने वहाँ पे श्रद्धालु हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन कोविड का जो बढ़ता जो स्तर है धीरे धीरे, उसे रोकने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। यात्रा मार्गों पे कोविड गाइडलाइंस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा रहा है, उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। और सबसे बड़ी गड़बड़ी अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती है कि जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें बढ़ोतरी ना हो, कोविड ना फैले। उससे बड़ी गड़बड़ी अभी फ़िलहाल हमारे देश दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत खैर बहुत हद तक बाकी देशों से बेहतर रहा, लेकिन फिर भी अब कोई मुश्किल ना आए, अब लोगों का जान माल को ख़तरा ना हो, इसी के लिए ये सारे चार धाम यात्रियों के लिए ये सारे गाइडलाइंस बना दिए गए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। विभागीय अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और डॉक्टरों को भी वहाँ पे रहेंगे डॉक्टर्स, वहाँ पे सबका वो निरीक्षण करेंगे। कोई भी ऐसा पेशेंट पाया जाएगा तो वहाँ पे उनको अलग से देख रेख में रखा जाएगा उनको। और हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ज्योत्सना, कैसी हैं आप? और मुझे एक बात बताइए कि ये जो नए कोविड गाइडलाइंस बन रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए, क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं? आदित्य, आप सवाल दोहराएंगे? जी जी बिल्कुल। मैंने कहा कि ये जो नए जो यहाँ पे चार धाम यात्राओं पर ये जो अभी कोविड गाइडलाइंस को देखा जा रहा है, अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, ये और क्या क्या इसमें विस्तार रूप से अगर आप बताएं कि और क्या क्या देखने को मिल रहा है इसमें? देखिए, चार धाम यात्रा अब शुरू होने वाली है और आप भी जानते हैं कि लाखों श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन के लिए आते हैं। और ऐसे में जब कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं और इस समय इन्फ्लुएंजा का भी काफी ज्यादा प्रकोप सब जगह है और मौसम में जिस तरीके से बदलाव है, यानी कि गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, बेमौसम बारिश होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य पर इसके असर ठीक नहीं है और इसी वजह से इस तरीके के केसेस भी सामने आ रहे हैं। अब यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार भी कोई ना कोई एक गाइडलाइन तय करेगी। हालांकि अभी इस तरीके की कोई खतरे वाली बात या किसी भी तरीके से डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सावधानी जरूरी है। तो आदित्य, अभी कुछ समय है और समय को देखते हुए, यानी कि इस दौरान सारी चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। उसी के बाद चार धाम यात्रा को लेकर कोई सामने आएगी। हो सकता है कि सब कुछ स्मूथ हो या फिर हो सकता है कि एक एहतियात के तहत पूरी यात्रा चलती रहे। और सबसे बड़ा है कि इस बार लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। पिछले वर्ष भी लगभग 50 लाख के लगभग श्रद्धालु आए थे और इस बार ये आंकड़ा क्रॉस होगा। आदित्य जी, ज्योत्सना, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आएंगे आपके पास, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम एक ब्रेक लेने वाले हैं और जल्द लौटने वाले हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। आप भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा? बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से।
ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा, हाँ। चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। देश के अधिकतर हिस्सों में कई दिनों से बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम बिगड़ा हुआ है। हालांकि कई राज्यों में बारिश के चलते किसानों की परेशानियां भी झेलनी उन्हें पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के राज्यों में फिर से मौसम बदल सकता है। वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी अभी से कर दिया है। लगातार तापमान में गिरावट देखने मिल रही है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में आज बारिश होने की बहुत संभावना है। और फोन लाइन पे हमारे साथ है हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ज्योत्सना जी, एक बात बताइए कि ये जो मौसम इतना बिगड़ रहा है, ये अभी जो फसलों को इतना दिक्कतें हुई थी, इसका कारण क्या है? क्यों इतना बेमौसम बरसात हो रहा है? ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो आखिर इसका कारण है क्या? हमने देखा नैनीताल में भी बहुत दिक्कतें हैं, दिल्ली में भी बहुत दिक्कतें हैं, देहरादून में दिक्कतें हैं। हर जगह एक बेमौसम बरसात का जो पूरा नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे बहुत ही तकलीफ देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्यों? ये जो प्रश्न है सबसे पहले आता है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश ही हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में हाई अलर्ट और हाई येलो अलर्ट कर दिया गया है। देश के अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम बिगड़ा हुआ है। हालांकि हम आपको वैसे जैसे बताएं, राज्यों में बारिश के चलते किसानों की परेशानियां भी उन्हें झेलनी पड़नी। किसान तो बहुत, मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के राज्यों में भी फिर से मौसम बदल सकता है। जी हाँ, वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि देहरादून हो गया या हरिद्वार हो गया, नैनीताल में आज बारिश होने की संभावनाएं फिर से बताई जा रही हैं। फिर से है कि बारिश हो सकती है, फिर से है कि ओलावृष्टि हो सकती है। और बारिश है तो ओलावृष्टि होने की काफी संभावनाएं होती हैं। जब वो होती है तो पर्यटकों को एक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां पे अलग जो फसलें जिनका नुकसान हुआ है, किसान रो रो कर अभी किसी तरह अपने आप को ठीक कर रहे हैं। सरकार उन्हें हेल्प कर रही है। हमने पिछले दिन भी पढ़ा था, देखा था कि कैसे धामी सरकार हो गई, योगी सरकार हो गई, उन्हें हेल्प कर रही है। केदारनाथ यात्रा तैयारियों में मौसम बड़ी समस्या बनती जा रही है। जैसा हमने आपको बताया था, कई दिनों से केदारनाथ धाम सहित यात्रा मार्ग में प्रतिदिन बर्फबारी से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। भारी बर्फबारी होने के कारण पैदल मार्गों पर हिमखंडों के आने से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर अभियंता सुरेंद्र रावत का सुने तो उनका कहना है कि भारी बारिश के कारण कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। साथ ही मौसम खुलने पर प्रशासन की टीम द्वारा यात्रा पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का भी कार्य कर रही है। 12-13 मार्च के आसपास एक बार सभी ग्लेशियर्स को हटाकर रास्ता खोल दिया था, परंतु उसके बाद से लगातार 18-20 दिन से बर्फबारी और बारिश की वजह से बार बार ग्लेशियर के आने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो रखा है। लेकिन हमारी टीम अब जैसे मौसम क्लियर हुआ है तो लगातार उस पर कार्य कर रही है और रास्ता खोलने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ हमारी रास्ते खुले हुए हैं, जहाँ तक हमारी टीम पहुँच पा रही है, वहाँ पर हमारा ट्रैक मार्ग का रिपेयर, रेलिंग रिपेयर, टॉयलेट बाथरूम का जो निर्माण है आदि का कार्य लगातार चल रहा है। और आने वाले समय में जैसे ही वेदर जब ठीक होता है तो हमारे जो बाकी एरियाज है वहाँ भी काम हमारा यात्रा से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। जानकारी के लिए हम बात करेंगे, संवाददाता अंकित भट्ट हैं हमारे साथ। अंकित, एक बात बताइए, वही जो प्रश्न मैं हमेशा पूछ, बरसात जो हो रहा है, ये जितनी भी अभी प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा है, पर्यटक हो गए या लोग हो गए, आम जनता हो गए, इसका सूत्र है तो है क्या? क्यों हो रहा है? कहाँ से आ रहा है प्रॉब्लम्स? जी, जिस तरीके से 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और मौसम के बदलते हालातों के जरिए देखा जाए तो बर्फबारी केदारनाथ धाम सहित तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है। और बात करें केदारनाथ यात्रा की तो पैदल मार्ग पर लगातार ग्लेशियर आ रहे हैं, जिस कारण पैदल यात्रा मार्ग बाधित हो जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन तीसरी और चौथी बार
केदारनाथ पैदल मार्ग को खोल रहा है, बर्फ को हटाने का कार्य कर रहा है। लेकिन बात करें बेमौसम बारिश की तो निचले इलाकों में भी हर रोज शाम तक बारिश हो जारी है और ऊपरी इलाकों में चाहे बात करें केदार घाटी हो, चाहे मदनेश्वर घाटी हो या तृतीय केदार तुंगनेश्वर घाटी हो, हर जगह बर्फबारी जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। आइए अब बात हम करेंगे उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर रुद्रपुर में साइबर थाना पुलिस ने ट्रेजरी अधिकारी बनकर रिटायर्ड सीएमओ से लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल, 16 सिम कार्ड और 6 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। साइबर के सीईओ सुमित पांडे ने खुलासा करते हुए बताया है कि रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी ने ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम को कोलकाता और बिहार में भेज दिया गया था, जहां पर ठग द्वारा इस्तेमाल किए गए एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। आपको बता दें, जिसमें आरोपी की पहचान कर उसे पश्चिम बंगाल के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये हो रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और सारी पुलिस और प्रशासन इसमें लगी हुई है। हल्द्वानी के सीएमओ रिटायर्ड हुए थे। इनका नाम हरीश लाल था और जिस दिन इनकी सेवानिवृत्ति हुई उसके कुछ दिन बाद इनको एक कॉल आता है ट्रेजरी ऑफिसर बन के, और वो ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा मतलब जो अपनी आइडेंटिटी को गलत बताकर उसने लगभग 10.5 लाख की इनके सेविंग अकाउंट से सही की थी। उस केस पे काम करते करते हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुंची, वहां पे इसका ट्रैक किया और 15 से 20 दिन ये लोग बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में वहां रहे और इसको पकड़ के लाए हैं, वहां से वेस्ट बंगाल से इसकी गिरफ्तारी करके लाए हैं। वहीं उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोपी को 2 लोग जिसमें वहां पे ट्रैक्टर चोरी में थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी के ट्रैक्टर को कृषि यंत्र के साथ बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपी किसान के यहाँ कुछ महीने नौकरी करने के बाद किसान के 12 लाख के ट्रैक्टर को चोरी कर ले गया था। इस मामले में पीड़ित किसान पवन, जिनका नाम है पवन की शिकायत के बाद पुलिस ने टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि एसपी सिटी ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ लूट, मारपीट, चोरी जैसे कई मुकदमे पहले ही से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें बड़े अथक प्रयासों के बाद मतलब सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग की सहायता से हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को कल अरेस्ट किया है और इनसे जितना भी माल गया था चोरी में संपूर्ण माल बरामद हुआ। ट्रैक्टर और साथ में जो उसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थे उनके साथ हमने उसे बरामद किया। और जब इनके बारे में जानकारी की गई तो बहुत ही शातिर किस्म के ये अपराधी थे। इनके ऊपर पूर्व में भी लूट और शराब अधिनियम के अंतर्गत जो मुकदमे दर्ज हैं। में अभी बस इतना है, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है